डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अब बांझपन जिसको इनफर्टिलिटी भी करते हैं, महिलाओं में भी पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। इसके कई कारण हैं। एक कारण में जिसमें हेरिडिटरी भी कर सकते हैं, दूसरा स्ट्रेस भी कह सकते हैं, एयर पॉल्यूशन भी कह सकते हैं, और सबसे बड़ा डायबिटिक और कई सारी बीमारी भी है। ये सब एक्सटर्नल कॉजेज हैं। इसके अलावा और क्या क्या कारण हैं बांझपन के? तो महिलाओं के लिए अलग क्या बांझपन के कारण है, पुरुषों के लिए क्या कारण है? डॉक्टर साहब, हमें एक एक करके विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण हैं। देखिए, इनफर्टिलिटी पहले तो हम लोग को जानना होगा कि इनफर्टिलिटी कहते किसको हैं। तो इनफर्टिलिटी अभी WHO के द्वारा डिफाइंड है कि अगर कोई भी पुरुष और महिला आपस में 1 साल तक अगर साथ रह रहे हों और किसी तरह का गर्भ निरोध नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, कोई कंट्रासेप्टिव मेथड नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, 1 साल तक वो लोग अनप्रोटेक्टेड अगर इंटरकोर्स किए हैं और उन्हें प्रेगनेंसी अगर नहीं ठहरती है, तब उसको बांझपन या इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन दिया जाता है कि ये कपल इनफर्टिलिटी से ग्रसित हैं। और इनकी संख्या ऑलमोस्ट 15% है। हम लोग के पॉपुलेशन में जितनी शादियां होती हैं उसमें से 15% ऐसे कपल्स रहते हैं जिनको कि 1 साल में बच्चे नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में मेल फैक्टर्स अलग होते हैं और फीमेल फैक्टर्स अलग होते हैं। महिलाओं में, मतलब फीमेल्स में जो होते हैं, वो जो फीमेल का जननांग है उसके जो अलग अलग अंग हैं, जैसे यूट्रस हुआ, ट्यूब हुआ, ओवरी हुआ, इवन मैंने जो योनि मार्ग हुआ, उससे रिलेटेड हर जगह पे अलग अलग परेशानी हो सकती है। तो किसी को जैसे कि साथ रहने में ही किसी औरत को प्रॉब्लम होता है कि वो लोग साथ रह ही नहीं पाते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है, जो कि किसी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के चलते भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के चलते भी हो सकता है, और ये सब भी काफ़ी कॉमन रीज़न होते हैं, कॉमन कारण होते हैं। दूसरा, अगर हम लोग जाएं यूट्रस में, तो किसी का यूट्रस जन्म से ही डेवलप ही नहीं होता है, जैसे बात हो रही थी जेनेटिक कॉजेज की, तो बचपन से ही उन्हें यूट्रस नहीं रहता है, या यूट्रस का डेवलपमेंट गड़बड़ रहता है, 2 भागों में यूट्रस बटा रहता है, यूट्रस के बीच में एक दीवार रहती है, सेप्टेट यूट्रस कहते हैं उसको, या डबल यूट्रस, किसी को बाइकॉर्नेट यूट्रस रहता है, या यूट्रस का दीवार आपस में सट गया हो। और इसका प्रमुख कारण हम लोग के देश में होता है या तो गलत ढंग से किया हुआ DNC या अबॉर्शन, या डिलीवरी के बाद में होने वाला इन्फेक्शन, और एक और प्रमुख कारण होता है ट्यूबरकुलोसिस, जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस। जी हाँ, केवल चेस्ट में ही नहीं, चेस्ट से फैल के टीबी दिमाग में भी जा सकता है, हड्डी में भी जा सकता है। उसी तरह से ये टीबी जो है काफ़ी कॉमन कारण है हमारे देश में महिलाओं में बांझपन होने का। और यूट्रस में टीबी को भी जेनाइटल कॉक्स बोलते हैं, और उसमें हो जाए अगर तो काफ़ी मुश्किल होती है उसका इलाज, अगर समय पे इसे नहीं हम लोग देखें। टीबी के चलते ही और दूसरे भी इन्फेक्शंस के चलते यूट्रस के अलावा ट्यूब्स भी जो है वो संक्रमित हो सकते हैं, और संक्रमण होने के चलते ट्यूब्स को बहुत ही बारीक उसका अंदर का नली रहता है जिसके थ्रू स्पर्म्स पास करते हैं। तो ये ट्यूब्स, थोड़ा भी इन्फेक्शन अगर होता है तो इनमें बंद होने की ज़रूरत होती है, और इसे ट्यूबल फैक्टर हम लोग बोलते हैं। उसी तरह ट्यूब के अलावा जब और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ओवरी, जहाँ पे कि एग्स डेवलप होते हैं हर महीने औरत को। किसी औरत को एग्स या तो किसी कारण से ओवरी निकाला गया रहता है, या रेडिएशन उसको पड़ा रहता है, उसके चलते डैमेज होता है। किसी किसी औरत में ओवरी में पहले से ही एग्स उसको अपने माँ के पेट में ही जब रहती है तो अंडे मिल जाते हैं। तो किसी को बहुत कम अंडे मिलते हैं, और किसी किसी को जो एग्स रहते भी हैं वे बहुत जल्दी लॉस्ट हो जाते हैं। तो ये प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर या डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व है, ये भी आजकल काफ़ी कॉमनली देखा जा रहा है, खासकर 32 से 35 साल की महिलाओं में, और उसके बाद में ये काफ़ी कॉमन कारण है। तो ओवेरियन रिजर्व कम होना भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न है। तो हम लोगों ने देखा बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते महिलाओं में बांझपन हो सकता है। अलग अलग टेस्ट के द्वारा पता चलता है कि क्या रीज़न है और उसकी इलाज फिर संभव है। पुरुषों में अगर हम लोग आए तो पुरुष में भी सिमिलरली, या तो किसी जेनेटिक रीजन के चलते, जैसे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हुआ जिसमें कि XXY क्रोमोसोम रहता है XY के बदले, उनमें टेस्टिस के अंदर में स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म्स नहीं बनते हैं, तो बिल्कुल इनमें 0 स्पर्म्स रहते हैं, और इनमें किसी भी द्वारा टेक्निक के द्वारा इलाज करना बहुत ही मुश्किल होता है। उसी तरह अगर बचपन में मम्प्स और काइटिस हो जाए, है ना, मम्प्स एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है, चिकन पॉक्स था, उसी तरह मम्प्स एक वायरस होता है जो कि गला जिसमें फूल जाता है, बच्चों में होता है। तो यंग लड़कों में होने से मम्प्स बचपन में वो टेस्टिस को भी प्रभावित कर सकता है, टेस्टिस भी फूल जाते हैं, और समय पे इलाज नहीं होने से वो स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है वो खत्म हो जाती है। दूसरा एक और बहुत कॉमन कारण है जिसपे कि लोगों को ध्यान देना चाहिए, जो टेस्टिस होता है वो पुरुष में जब वो अपने माता के कोख में रहता है तो वो टेस्टिस उसके पेट के अंदर में रहता है, जैसे ओवरीज पेट के अंदर औरतों में रहती है। लेकिन जन्म के दौरान ये टेस्टिस जो है पेट से निकल के पुरुष में बाहर जो उसका थैला रहता है लिंग के नीचे, उसमें स्क्रोटम जिसको बोलते हैं, उसमें वो टेस्टिस गोलियां आ जाती हैं। तो अनडिसेंडेड टेस्टिस एक बहुत बड़ा कॉमन कारण है, और एक बड़ा कारण है जिसके चलते फ्यूचर में बांझपन हो जाए। अनडिसेंडेड टेस्टिस में ये गोलियां
पेट में ही रह जाती हैं। तो अगर कोई लड़का पैदा होता है तो खुशी तो लोग मनाते ही हैं, साथ में वो देख लेना चाहिए कि उसकी गोलियां जो है उसके नीचे थैले में है कि नहीं, इसलिए कि नहीं रहने से दवा, सिंपल दवा के द्वारा या सिंपल बाद में सर्जरी के द्वारा भी अगर 6-7 साल के अंदर इसका हम लोग डायग्नोसिस कर लेते हैं और ट्रीट कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7-8 साल तक अगर वो पेट में रह जाता है तो वो टेस्टिस जो है वो तभी काम करता है जबकि बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर पे बॉडी के बाहर में रहे। बॉडी के अंदर रहने पे वो नष्ट हो जाता है 7-8 साल तक आते आते। तो बाद में अगर किसी को शादी के बाद पता चले कि उसको अनडिसेंडेड टेस्टिस है तो उसे निकालने से उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसका ऑलरेडी परमानेंटली लॉस्ट हो चुका रहता है। इसी तरह किसी का सब चीज़ बिल्कुल नॉर्मल रहता है लेकिन सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकता है, किसी के पेनिस में जो रहता है, जो छिद्र रहता है स्पर्म निकलने का, वो बिल्कुल बेस में रहता है जिससे कि स्पर्म अंदर औरत के योनि मार्ग में जा ही नहीं पाता है। साथ ही साथ किसी का बाकी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रह सकता है लेकिन टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं उसका प्रोडक्शन लेवल इतना कम रहता है कि सही मात्रा में स्पर्म्स डिपॉजिट नहीं हो पाता है। तो इसमें स्पर्म्स बढ़ने की तरह तरह की दवाएं होती हैं। उसी तरह जैसे औरतों में ट्यूब्स बंद होते हैं, पुरुष के अंदर भी इजैकुलेटरी डक्ट और सेमिनल वेसिकल्स वास डिफरेंस, ये सब जो अलग अलग अंग रहते हैं, इसमें इन्फेक्शन होने के चलते या कभी कभी जन्मजात भी एब्सेंस सेमिनल वेसिकल्स जिससे कि वो लिक्विड बनता है जिसमें कि स्पर्म्स निकल के बाहर जाते हैं, ये सब में अफेक्टेड हो सकता है, डिजीज्ड हो सकता है। तो पुरुषों में भी अलग अलग लेवल पे ब्लॉक्स या अंग का डेवलप नहीं होना, ये सब कारण होते हैं जिसके चलते कि स्पर्म्स कम पाए जाते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, ये तो आपने कारण के बारे में बताया। अब महिलाओं और पुरुषों में इनका इलाज कैसे मतलब किया जाए ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। हालांकि कुछ चीज़ों का आपने बता भी दिया है लेकिन हमारे दर्शकों को बताएं थोड़ा सा विस्तार में, जो सबका इलाज अलग अलग कैसे हो सकता है। देखिए, फीमेल से पहले तो हम लोग को ये बहुत ज़रूरी रहता है जानना कि कपल में किसके चलते प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऑलमोस्ट 40-50% में मेल में प्रॉब्लम रहता है, 40-50% में फीमेल्स में रहता है और 30% में दोनों लोगों में भी प्रॉब्लम रहता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मर्द अगर हटा कटा हो तो वो सोचे कि नहीं मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग बार पुरुष जाते ही नहीं है कि नहीं हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें ख़राब लगता है इनफर्टिलिटी क्लिनिक जाना। तो जबकि फैक्ट ये है कि सबसे पहले पुरुष की ही जाँच की जाती है कि उसका सीमेन ठीक है कि नहीं। वो बहुत ही साधारण और सस्ता टेस्ट है, हम लोग के देश में होता है बहुत आसानी से और तुरंत रिपोर्ट मिल जाता है और उसके चलते हम लोग 50% फैक्टर से निश्चिंत हो सकते हैं कि हम मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेल में कोई प्रॉब्लम निकलता है तो फिर उसका जांच अलग अलग तरीके से की जाती है कि किस रीज़न के चलते है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है या टेस्टिकुलर फेलियर हो गया है या ऐसा कुछ नहीं है। तो उस हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं मल्टीविटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह के। और अगर कहीं ब्लॉक निकलता है तो यूरोलॉजिस्ट उसकी सर्जरी भी करते हैं उस ब्लॉक को हटाने के लिए। और अगर ये सबसे फायदा नहीं होता है तो हम लोग काउंट देखते हैं कि काउंट कैसा है। किसी किसी को बिल्कुल जीरो स्पर्म रहते हैं जिसको नील शुक्राणु बोलते हैं, उनमें भी अगर दवाओं से स्पर्म्स नहीं बढ़ते हैं तो हम लोग टेस्टिस में बायोप्सी कर सकते हैं और बायोप्सी करके नीडल के द्वारा भी देख सकते हैं कि स्पर्म टेस्टिस के अंदर है कि नहीं। अगर टेस्टिस के अंदर 5-10 भी स्पर्म मिलते हैं तो हम लोग उसके आईवीएफ का जो मॉडिफाइड टेक्निक होता है उसको इक्सी बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। उसमें एक स्पर्म भी अगर मिल जाता है तो वो एक एग को फर्टिलाइज करने की क्षमता रखता है इस मशीन के द्वारा, जिसको माइक्रो मैनिपुलेटर या इक्सी मशीन बोलते हैं। तो जीरो स्पर्म्स वाले भी अधिकतर 80-90% जो पुरुष होते हैं वे फादर बन सकते हैं, फादरहुड उनको मिल सकता है। और अगर नील शुक्राणु नहीं है, कम शुक्राणु है और दवाओं से बहुत बढ़ नहीं रहा है उनकी संख्या, तो इस स्पर्म्स को हम लोग कंसेंट्रेट करके आईयूआई के द्वारा भी औरत में हम लोग डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी लोगों को फायदा होता है। तो अलग अलग कारणों का अलग अलग तरह का इलाज होता है।